हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है एपोप्टोसिस क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस होता है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कैस्पेजेस क्या होते हैं एंड BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया सेल का साइटोसोल। ये है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो बाहर वाइट कलर से आप देख रहे हैं ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, यानी कि सेल से बाहर वाला पार्ट। तो जब हम इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे की बात करते हैं तो आप ये जो ग्रे कलर से देख रहे हैं दिस इज़ नोन एज BCL2 BCL-XL प्रोटीन। एक हेल्दी सेल के अंदर जो सेल एपोप्टोसिस के टुवर्ड्स प्रोसीड नहीं कर रहा होता है उसके अंदर BCL2 BCL-XL प्रोटीन जो कि नेचर में एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, ये बाइंड करके रखते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बैक्स और बैक के साथ, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट ब्लू कलर एज यू कैन सी। तो बैक्स और बैक प्रोटीन कैसे होते हैं? प्रो एपोप्टोटिक होते हैं नेचर में। अगेन लोकेशन क्या होती है बैक्स और बैक प्रोटीन की? ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑरेंज कलर से आप देख रहे हैं, और ये जो ग्रे कलर से आप देख रहे हैं ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बैक्स एंड बैक प्रोटीन आपके प्रो एपोप्टोटिक होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मल हेल्दी सेल में बैक्स और बैक प्रोटीन का फंक्शन इनहिबिटेड रहता है क्योंकि इनके साथ एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल BCL2 या फिर BCL-XL बाइंड रहते हैं। लेकिन जब भी सेल डिसाइड करता है कि उसको एपोप्टोसिस की तरफ प्रोसीड करना है तो सेल के अंदर कुछ BH3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि एक प्रोटीन होता है प्यूमा, ये भी प्रो एपोप्टोटिक होता है। एक प्रोटीन होता है बिम, ये भी प्रो एपोप्टोटिक होता है। एक प्रोटीन होता है बैड, ये भी प्रो एपोप्टोटिक होता है। बैड का मतलब गंदा नहीं, बैड का मतलब इसका नाम बैड है। इस प्रोटीन को बैड प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ही बैड है। जैसे इसका नाम बैक और बैक है, इसका नाम बिम है, इस प्रोटीन का नाम बैड है। तो चलिए इस फिगर को आराम से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये फिगर बहुत ही इजी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो जो फिगर का राइट वाला साइड है, इधर कुछ फैक्टर्स दिखाए गए हैं जो सेल के अंदर जनरेट हो जाते हैं जब सेल को इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में प्रोसीड करना पड़ता है। और फिगर की लेफ़्ट वाली साइड में इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे के बारे में बात की गई है। तो चलिए वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को देखना स्टार्ट करते हैं जो कि इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में प्रोसीड कर जाते हैं। सबसे पहली कंडीशन रहती है जब भी सेल का जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर से सेल का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया गया है। तो न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। जब सेल के अंदर DNA का डैमेज हो जाता है तो प्यूमा प्रोटीन का इंडक्शन होता है। प्यूमा प्रोटीन प्रो एपोप्टोटिक होता है नेचर में। तो प्यूमा प्रोटीन न्यूक्लियस से निकल के बाहर आके बैक्स और बैक प्रोटीन के साथ बाइंडिंग ले लेता है और बैक्स और बैक प्रोटीन को फेवर करता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक होल बनाए, एक पोर बनाए, जिससे क्या होगा साइटोक्रोम C एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है बट जब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर बन जाता है तो ये साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से निकल के बाहर साइटोसोल में आ जाता है। तो ये हो गया प्यूमा का फंक्शन। नेक्स्ट होता है सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है बिम। नॉर्मल हेल्दी सेल में बिम प्रोटीन सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है उसके साथ बाइंडेड रहता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है, उसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। तो बिम प्रोटीन हेल्दी सेल में बाइंड करके रखता है सेल के साइटोस्केलेटन से।
जब सेल अपने सबस्ट्रेटम से अलग हो जाता है तो सेल की जो इंटीग्रिन सिग्नलिंग चल रही होती है सेल के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो डिसरप्ट हो जाती है। तो एक सिग्नल जनरेट होता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बिम प्रोटीन है जो कि आप देख सकते हैं साइटोस्केलेटन के साथ अटैच्ड है, ये अलग हो जाता है। किससे? साइटोस्केलेटन से, और फ्री हो जाता है बिम प्रोटीन। देन बिम प्रोटीन भी क्या करता है, बैक्स और बैक प्रोटीन के साथ बाइंडिंग लेता है और अगेन उसको फेवर करता है कि उनका ओलिगोमराइजेशन हो जाए, जिसकी वजह से वो पोर बना लें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और साइटोक्रोम सी बाहर आ जाए निकल के माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैड के बारे में। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही ईजी है। एक हेल्दी सेल में जिसके पास न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है, उस सेल में बैड प्रोटीन्स फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता, वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है और इनहिबिटेड रहता है। होता क्या है कि जब एक सेल हेल्दी होता है, उसके पास न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो उसके अंदर एक सिग्नलिंग चलती रहती है। वो सिग्नलिंग क्या है, आप यहाँ पे देखिए। सेल को ट्रॉफिक फैक्टर मिलते रहते हैं क्योंकि सेल हेल्दी है, उसको ट्रॉफिक फैक्टर मिलते रहेंगे, जैसे कि नर्व ग्रोथ फैक्टर हो गया फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्रॉफिक फैक्टर एक लाइगेंड के जैसे एक्ट कर रहे हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक सिग्नल के जैसे एक्ट कर रहे हैं। और हर एक लाइगेंड का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो ये जो आप पर्पल कलर से देख रहे हैं, ये ट्रॉफिक फैक्टर का रिसेप्टर है, तो इसका नाम हो गया ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर। तो ट्रॉफिक फैक्टर ने बाइंडिंग ली ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से ट्रॉफिक फैक्टर रिसेप्टर में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से PI3 काइनेज नामक एक एंजाइम है जो एक्टिवेट हो जाएगा। अब PI3 काइनेज नाम से हम क्या समझते हैं? काइनेज वो एंजाइम होते हैं जो किसी को फॉस्फोराइलेट करते हैं। तो PI3 काइनेज जब एक्टिव होता है, ये एक अनदर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है सेल के साइटोसोल में, जिसका नाम है PKB, और इसका नाम हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन काइनेज बी। तो PI3 काइनेज एक्टिव होने के बाद PKB को एक्टिवेट कर देता है। अब PKB भी तो एक काइनेज है, तो PKB क्या करता है, जो बैड प्रोटीन होता है उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच कर देता है। और फॉस्फेट दे कौन रहा है? ATP दे रहा है। ATP गेट कन्वर्टेड इनटू ADP, और इसका जो फॉस्फेट यहाँ से निकलता है वो बैड प्रोटीन पे जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 1433 नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल के साइटोसोल में। तो जब बैड फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो 1433 उसके साथ बाइंड कर लेता है। तो फॉस्फोराइलेटेड बैड और 1433 का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से बैड अब फ्री नहीं है, और जो भी बैड का काम होता है, जो बैड को करना होता है बीइंग अ प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, वो नहीं कर पाता, विच इज़ क्वाइट जस्टिफाइड। क्योंकि ये पूरी सिग्नलिंग मैंने आपको बताया तभी चलती है जब सेल हेल्दी होता है, जब सेल के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेल को ट्रॉफिक फैक्टर मिलते रहते हैं। तो जब सेल हेल्दी होगा, उसको ट्रॉफिक फैक्टर मिलते रहेंगे, तो बैड फ्री नहीं होगा, बैड फ्री नहीं होगा और वो कॉम्प्लेक्स बना के रखेगा फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में 1433 मॉलिक्यूल के साथ, और बैड जो कि एक प्रोएपोप्टोटिक मॉलिक्यूल है वो इनहिबिटेड रहेगा। लेकिन अगर सेल के पास न्यूट्रिएंट की कमी है और ट्रॉफिक फैक्टर्स उसको नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में तो ये पाथवे नहीं होगा, बैड प्रोटीन फ्री रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बैड प्रोटीन तो प्रो एपोप्टोटिक है, तो ये क्या करता है, ये जो एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने एपोप्टोसिस को रोक रखा था, ये उन्हीं मॉलिक्यूल को जाके इनहिबिट करता है। ये साइन इनहिबिटरी का होता है, आप सभी जानते हैं, ये इनहिबिशन का साइन होता है। तो बैड प्रोटीन BCL2 BCLXL को इनहिबिट करता है, और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, उससे भी यही होगा, जो हमारे बैक्स और बैक प्रोटीन हैं वो फ्री हो जाएंगे और ओलिगोमेरिक फॉर्म बना लेंगे, अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग ले लेंगे, जिसकी वजह से अगेन वही होगा कि साइटोक्रोम सी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से निकल के सेल के साइटोसोल में आ जाएगा। अब साइटोसोल में आने के बाद क्या होता है कि साइटोक्रोम सी की बाइंडिंग होती है APAF1 नाम के प्रोटीन के साथ।
APAF1 भी एक प्रोटीज होता है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोकैस्पेज 9 को कैस्पेज 9 में। कैस्पेज 9 है एक्टिव फॉर्म कैस्पेजेस की। ये हमने बात करी है कैस्पेजेस के बारे में अपने पार्ट 2 में। तो जब कैस्पेज 9 में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या करता है, कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देता है जो कि पहले प्रोकैस्पेज की फॉर्म में होता है। और कैस्पेज 9 क्या करता है, हमारे पास सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है प्रोकैस्पेज 7, ये उसको भी कन्वर्ट कर देता है कैस्पेज 7 में। और कैस्पेज 3 और कैस्पेज 7 मिलके सेल के इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनका क्लीवेज कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। तो अब हम इस में हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे प्यूमा भी होगा, बिम भी होगा, बैडी होगा, इनमें से कोई भी सिग्नल किसी भी टाइम पे सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। ये साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और जब ये फैक्टर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो सेल इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में प्रोसीड करेगा। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे में क्या होता है जब साइटोक्रोम सी निकल के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है। नाउ जैसा कि हमने देखा कि अगर सेल के अंदर डीएनए डैमेज होता है तो हमें प्यूमा प्रोटीन का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है, या फिर हमने देखा कि अगर इंटीग्रिन सिग्नलिंग डिसरप्ट हो जाती है तो बिम आपको फ्री हो जाता है साइटोस्केलेटन से। तो प्यूमा, नॉक्सा, बिम, बेड, बैड, ये सभी BH3 ओनली प्रोटीन्स हैं और इनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है एपोप्टोसिस पार्ट 2 में। अगेन डीएनए डैमेज होने से या फिर सेल के अंदर कोई भी कंडीशन होने से, फॉर एग्जांपल हाइपॉक्सिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा साइटोक्रोम सी है जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में। कहाँ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आ जाता है। साइटोसोल में आने के बाद साइटोक्रोम सी बाइंडिंग लेता है एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम होता है APAF1। तो मैं ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ प्रोटीन APAF1। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कहते हैं एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। और ये एक प्रोटीन होता है नेचर में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं जब भी हम एक प्रोटीन को दिखाते हैं तो हम उसकी एक एन टर्मिनल दिखाते हैं, एक सी टर्मिनल दिखाते हैं। तो इसी तरह से अगर मैंने ये APAF1 यहाँ पे एक प्रोटीन दिखाया है तो इसकी भी एक एन टर्मिनल होगी, एक सी टर्मिनल होगी। तो जो साइटोक्रोम सी होता है ये APAF1 की सी टर्मिनल पे बाइंडिंग लेता है। और बाइंडिंग लेने से क्या होता है कि APAF1 के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंजेस। तो बाइंडिंग की वजह से APAF1 में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर एक साइट एक्सपोज होती है, बाइंडिंग साइट, जहाँ पे ATP की बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बाइंडिंग साइट फॉर ATP is exposed at the center of APAF1। उसके बाद क्या होता है कि जब ATP की बाइंडिंग हो जाएगी APAF1 के सेंटर में, तो उसके बाद अगेन उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। सपोज़ ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए और यहाँ पे ATP की बाइंडिंग हो गई। तो उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ATP की बाइंडिंग के बाद APAF
1 undergo another conformational change. Another conformational change, and one more binding site is exposed. At the N terminus of APAF1, और उस N टर्मिनस पे किसकी बाइंडिंग होगी? यहाँ पे बाइंडिंग होगी हमारे प्रोकैस्पेज 9 की। तो जब डीएनए का डैमेज होगा या कोई भी सेल के अंदर इंजरी होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में आ जाएगा साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जब आपका साइटोसोल में प्रेजेंट होगा तो ये APAF1 के साथ बाइंडिंग लेगा। APAF1 की फुल फॉर्म है एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर। साइटोक्रोम सी APAF1 की सी टर्मिनस पे बाइंड करेगा और जिससे APAF1 के अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। बाइंडिंग साइट फॉर ATP इज एक्सपोज्ड एट द सेंटर ऑफ APAF1। ATP की बाइंडिंग के बाद APAF1 अंडरगो अनदर कॉन्फर्मेशनल चेंज और एक और बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड हो जाएगी एट द एंड टर्मिनस ऑफ APAF1। और उस बाइंडिंग साइट पे कौन बाइंड करेगा? उस बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा प्रोकैस्पेज 9, और बाइंडिंग लेने के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैस्पेज 9। तो अगर हम इसको बहुत सिंपली देखें तो ये मेरा एक मॉलिक्यूल मैंने दिखाया है APAF1 का। ये उसकी सी टर्मिनस है, ये उसकी एन टर्मिनस है। सी टर्मिनस पे बाइंड हुआ हमारा साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल, सेंटर में बाइंड हुआ ATP, और यहाँ पे बाइंड करेगा आपका प्रोकैस्पेज 9। तो ऐसे ऐसे आपके 7 मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम होता है एपोप्टोसोम। मतलब कि अगर मैं उसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि सेंटर में मेरे पास यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है किसका? प्रोकैस्पेज 9 का। इसके चारों तरफ किसकी बाइंडिंग हुई हुई है? यहाँ पे बाइंडिंग हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या हैं? 7। ये 7 हमारे APAF मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इनके ऊपर 7 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? इनके ऊपर 7 मॉलिक्यूल्स हैं साइटोक्रोम सी के। इस तरह से बाइंड हुए हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स। और इनके सेंटर में कौन बाइंड हुए हुए हैं? इनके सेंटर में बाइंडिंग हुई हुई है ATP की। तो एक एपोप्टोसोम के अंदर अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कितने APAF होते हैं, तो एक एपोप्टोसोम के अंदर आपके 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं APAF के। साइटोक्रोम सी के भी कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 7। ATP कितने प्रेजेंट होंगे? 7। और प्रोकैस्पेज 9 कितना प्रेजेंट होगा? 1। और ये सारा मिला के आपका एक एपोप्टोसोम बनता है। इसके बाद क्या होता है? एपोप्टोसोम में जब एक प्रोकैस्पेज 9 प्रेजेंट होता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैस्पेज 9। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैस्पेज होता है वो एक्टिव हो जाता है जब वो प्रोकैस्पेज से कन्वर्ट हो चुका होता है कैस्पेज की फॉर्म में। तो कैस्पेज 9 क्या करता है? कैस्पेज 9 कन्वर्ट करता है प्रोकैस्पेज 3 को इनटू कैस्पेज 3, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और कन्वर्ट करता है प्रोकैस्पेज 7 को इनटू कैस्पेज 7।
कैस्पेज 3 का क्या फंक्शन होता है? कैस्पेज 3 एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है सेल के साइटोसोल में, DFF45। उसका ब्रेक डाउन करता है, उसको क्लीव कर देता है और दो पार्ट्स में तोड़ देता है, एक बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट। और जब बड़े वाला लार्ज पार्ट होता है उसको हम कहते हैं DFF40। DFF40 क्या होता है? DFF40 आपका DNAs होता है और ये बीइंग अ DNAs क्या करता है? DNA का ब्रेक डाउन कर देता है। और कैस्पेज 3 और कैस्पेज 7 साथ में मिलके क्या करते हैं? सेल के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हो गए और सेल के साइटोस्केलेटन को मेंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि लेमिन प्रोटीन। तो ये उन सभी का ब्रेक डाउन करवा देते हैं। तो कैस्पेज 3 एंड कैस्पेज 7 मिलके इम्पॉर्टेंट सेल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? सेल डेथ हो जाती है। तो ये हमने बात करी इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे की। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे की। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा एक सेल नंबर 1 है, ये उसका साइटोसोल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से ये सेल नंबर 2 है, ये उसका साइटोसोल है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल नंबर 1 के ऊपर हमारा फास्ट लाइगेंड एसोसिएटेड है, फास्ट लाइगेंड लगा हुआ है। लाइगेंड अगेन एक सिग्नल की तरह से एक्ट करता है। फास्ट लाइगेंड के बारे में हम बात करें तो ये हमेशा ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है और इसकी नेचर कैसी होती है? होमो ट्राइमेरिक। तो ये होता है हमारा होमो ट्राइमेरिक। पर्पल कलर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों जो सब यूनिट्स हैं ये तीनों बिल्कुल एक ही जैसी हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं, ट्राइमेरिक मीन्स 3, तो होमो ट्राइमेरिक मीन्स बिल्कुल सेम 3 सब यूनिट्स। तो ये 3 अलग अलग लाइगेंड नहीं हैं, ये एक ही लाइगेंड है जिसके पास 3 सब यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड है सेल नंबर 2 के ऊपर फास्ट रिसेप्टर। फास्ट रिसेप्टर भी हमारा ट्राइमेरिक फॉर्म में ही होता है। अगेन ये 3 अलग रिसेप्टर नहीं हैं, ये एक ही रिसेप्टर की 3 सब यूनिट्स हैं। ये हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट होता है इन ट्राइमेरिक फॉर्म। नाउ एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब फास्ट लाइगेंड इंटरैक्ट करता है फास्ट रिसेप्टर के साथ तो एपोप्टोसिस उस सेल में होती है जिसके ऊपर फास्ट रिसेप्टर होता है, उस सेल में नहीं होती है जिसके ऊपर फास्ट लाइगेंड होता है। तो यहाँ पे सेल नंबर 2 में होगी हमारी एपोप्टोसिस। नाउ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिसेप्टर के बारे में। जो हमारा फास्ट रिसेप्टर होता है इसको हम CD95 के नेम से भी जानते हैं, इसको हम EPO1 भी कहते हैं। अगेन जब आपका फास्ट लाइगेंड बाइंडिंग करता है फास्ट रिसेप्टर के साथ तो फास्ट रिसेप्टर के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंजेस। तो बाइंडिंग होने की वजह से इसके अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर की ही एक सब यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं TRADD, विच स्टैंड्स फॉर TNF अल्फा रिसेप्टर। जो हमारा फास्ट रिसेप्टर होता है उसको CD95 और EPO1 तो कहते ही हैं, और ये जो हमारा रिसेप्टर होता है ये TNF अल्फा फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स को बिलोंग करता है। तो TRADD मीन्स TNF अल्फा रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो जब लाइगेंड इंटरैक्ट करता है फास्ट रिसेप्टर के साथ तो रिसेप्टर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर की TRADD डोमेन जो होती है ये रिक्रूट करती है एक एडेप्टर प्रोटीन को, जो कि इनिशियली साइटोसोल में प्रेजेंट होता है बट उसके बाद आके रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कर लेता है। और इस प्रोटीन का नाम क्या है? FADD, विच इज़ फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। नाउ जब FADD इंटरैक्ट करता है फास्ट रिसेप्टर के साथ तो ये रिक्रूट करता है प्रोकैस्पेज 8 को,
और कन्वर्ट करता है प्रोकैस्पेज 8 को इनटू कैस्पेज 8। नाउ कैस्पेज 8 जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये क्या करता है, ये प्रोकैस्पेज 3, प्रोकैस्पेज 6 एंड प्रोकैस्पेज 7 को कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 एंड कैस्पेज 7 में कन्वर्ट करता है। आप सभी जानते हैं प्रोकैस्पेजेस हमेशा इनएक्टिव होते हैं और जो कैस्पेजेस होते हैं वो ही एक्टिव होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब प्रोकैस्पेज 8 कन्वर्ट करता है प्रोकैस्पेज 3 को इनटू कैस्पेज 3, तो कैस्पेज 3 क्या काम करता है, कैस्पेज 3 एक प्रोटीन होता है हमारे सेल के साइटोसोल में विच इज़ DFF45, जो कि हमने इंट्रिंसिक पाथवे में भी देखा था, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको क्या कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और क्या करता है कैस्पेज 8 कन्वर्ट करता है प्रोकैस्पेज 7 को कैस्पेज 7 में। तो कैस्पेज 7 कैस्पेज 3 के साथ मिलकर सेल के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं हम, सेल क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स। ये कौन कौन से होते हैं, ये हो सकते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, हमारे सेल के साइटोस्केलेटन को मेंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स, और हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं ये वो हो सकते हैं। तो इन सभी का ब्रेक डाउन कर देता है कैस्पेज 3 कैस्पेज 7 के साथ मिलके। और क्या काम करता है कैस्पेज 8, कैस्पेज 8 कन्वर्ट करता है बिड प्रोटीन को टी बिड फॉर्म में। बिड हमारा जैसे कि आप जानते हैं BH3 ओनली प्रोटीन है, इसके बारे में हमने पार्ट 2 में बात करी थी। ये एक BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन को बिलोंग करता है। तो बिड कन्वर्ट हो जाता है टी बिड में। टी वर्ड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, टी वर्ड इंडिकेट कर रहा है ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड मतलब टूटा हुआ, तो बिड का ही एक हिस्सा है जिसको हम बोल रहे हैं टी बिड। टी बिड क्या करता है, टी बिड बाइंड करता है और इनहिबिट करता है BCL2 को। BCL2 आप जानते हैं कि एंटी अपोप्टोटिक होता है, तो अब हमें तो अपोप्टोसिस करवानी है, तो टी बिड इनहिबिट करेगा एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल BCL2 को और हेल्प करेगा फॉर्मेशन में बैक के जो वो पोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, साइटोक्रोम C विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया वो बाहर आ जाएगा साइटोसोल में। साइटोक्रोम C क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस इन C. elegans। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।